हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है मेल न्यूट्रिशन का, एटियोलॉजीज क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पेन क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, डाइटरी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, पैथोफिजियोलॉजी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें और उसको एनालिसिस करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है, दिस कंडीशन अराइजेज व्हेन वी नॉट टेक प्रोटीन एंड एनर्जी फ्रॉम अ डाइट। कह रहा है कि यह स्थिति जो है तब उत्पन्न होती है जब हम अपने आहार में क्या ना लें, प्रोटीन और ऊर्जा ना लें। क्लियर है। मोस्टली अकर इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। ये जो कंडीशन होती है ज़्यादातर शिशुओं और छोटे बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमारा, द सेलुलर इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड द बॉडीज डिमांड फॉर देम टू इंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। कह रहा है कि शरीर की वृद्धि और विशिष्ट कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्वों और ऊर्जा की आपूर्ति और उनके लिए शरीर की मांग के बीच में जो कोशिकीय असंतुलन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एनर्जी और पोषक तत्वों की, ठीक है, जितना हम एनर्जी और पोषक तत्व लेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा शरीर जो है क्या है, कार्य करेगा, विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है, वृद्धि करता है। अगर इन दोनों के बीच में असंतुलन होगा, इम्बैलेंस होगा, ठीक है, जितनी मात्रा में जो है हम लोगों को न्यूट्रिशन या एनर्जी हम उतना नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो उतना हम काम भी नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर वृद्धि भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब असंतुलन होता है तब इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेल न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, तो इसके लिए जो है कुछ विशेष प्रकार के फार्मूले जो हैं साइंटिस्ट के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, गोमेज का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन फार्मूला के आधार पर ही जो है हम लोग मेल न्यूट्रिशन का ग्रेड या उसको डिग्री दे देते हैं। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन को। तो सबसे पहला हमारा क्या फार्मूला था, वेट फॉर एज परसेंटेज, यानी कि एज के आधार पर जो वेट का परसेंटेज होता है किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का वजन बटे वेट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज। ठीक है, यानी कि उसी उम्र के अन्य जो सामान्य बच्चे हैं, ठीक, गुणे 100। तो इस फार्मूले के आधार पर जो है कुछ कंक्लूजन निकाले गए। ठीक है, यानी कि मेल न्यूट्रिशन को हमने कुछ ग्रेड या डिग्री दी। तो वो क्या था, चलिए देखते हैं। एज के आधार पर अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, अगर वो 90% से ज़्यादा हो रहा है तो बच्चा कैसा होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का मेल न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर वो 76 से 90% वेट आ रहा है तो बच्चा कैसा होगा, माइल्ड मेल न्यूट्रिशन, या उसको हम ग्रेड 1 दे देते हैं। क्लियर है। यदि वो 60 से 75% वेट आ रहा है तो वो कौन सी ग्रेड में रखा जाएगा, याद रखिएगा, ग्रेड 2 में। ठीक, या उसको हम मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन भी कह देते हैं। ठीक, अगला क्या है, यदि आपका 60% से कम वेट आ रहा है तो वो कौन सा ग्रेड होगा, ग्रेड 3 होगा, या वो सीवियर मेल न्यूट्रिशन का बच्चा जो है हमारा शिकार होगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के, जिसको हम वाटर फ्लो क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों भी जो है फार्मूला दिया था किसके आधार पर, हाइट के आधार पर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वेट फॉर हाइट, यानी कि हाइट के आधार पर वेट का परसेंटेज कितना होगा, इक्वल टू वेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का वजन, ठीक, बटे वेट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज, ठीक, उसी उम्र के अन्य बच्चों का वजन गुणे 100। ठीक, ये तो हमने जो है हाइट की बात की थी। वेट के आधार पर अगर हम एज के आधार पर हाइट का प्रतिशत निकालते हैं तो उसका क्या फार्मूला जाएगा, हाइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे की जो ऊंचाई है, बटे हाइट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज, ठीक है, उसी एज के नॉर्मल चाइल्ड जो दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं उसी एज के, ठीक, उनकी हाइट गुणे 100। ठीक, तो उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, चलिए देखते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइट फॉर एज, ठीक है, यानी कि एज के आधार पर जो है हमने हाइट की परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्टंटिंग कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, अगर आपका समझ लीजिए अगर 95 आ रहा है
ठीक। तो बच्चा कैसा होगा, वो ग्रेड उसको हम कैसे दे देंगे, नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे को, ठीक। वहीं अगर हम परसेंटेज ऑफ वेट फॉर हाइट की बात करते हैं, यानी कि हाइट के आधार पर बच्चे के वजन का प्रतिशत, अगर 90 है तो वो नॉर्मल होगा, क्लियर है। अगर हम परसेंटेज ऑफ हाइट की बात करते हैं, अगर 90 to 95 आ रहा है, ठीक। वहीं अगर परसेंटेज ऑफ वेट की बात करते हैं तो 80 to 90 आ रहा है, तो वो कैसा होगा, माइल्ड मेलन्यूट्रिशन होगा या ग्रेड फर्स्ट होगा, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ हाइट फॉर एज, यानी कि एज के आधार पर हाइट का प्रतिशत अगर 85 to 90 आ रहा है, ठीक है, तो वो मॉडरेट मेलन्यूट्रिशन होगा, इसको हम ग्रेड सेकंड भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइट के आधार पर जो है वेट का प्रतिशत अगर 70 से 80 आ रहा है, 70 to 80 आ रहा है, तो वो मॉडरेट मेलन्यूट्रिशन या ग्रेड सेकंड होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि हमारा एज के आधार पर जो हाइट का परसेंटेज है वो 85% से कम है, तो वो सीवियर मेलन्यूट्रिशन का शिकार होगा, या उसको हम ग्रेड 3 दे देते हैं, क्लियर है। इसी के आधार पर अगर हम हाइट के आधार पर वेट का प्रतिशत निकालते हैं, अगर वो 70% से कम है, 70% से कम है, तो वो सीवियर मेलन्यूट्रिशन या ग्रेड 3 होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, बेलकम क्लासिफिकेशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन, ठीक है, मेलन्यूट्रिशन का बेलकम क्लासिफिकेशन, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, वेट फॉर एज, विद इडिमा और विदाउट इडिमा, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में इसको जो है डिवाइड कर लिया टेबल को। अगर एज वेट, अगर हम एज के आधार पर वेट की बात करते हैं, अगर 60 to 80% आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम इडिमा की बात करते हैं तो व्यक्ति में क्या होगा, पेशेंट में क्या होगा, वो क्वाशरकोर होगा, क्लियर है। अगर उसमें कोई भी जो है सूजन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, और 60 to 80% उसका वेट आ रहा है, तो वो अंडर वेट होगा। अगर सूजन नहीं है तब, ठीक है, विदाउट एडिमा है तब। अगर वो 60% से कम है वेट, ठीक है, एज के आधार पर अगर वेट जो है 60% से कम है, ठीक है, तो एडिमा वाले कंडीशन में क्या होगा, वो मैरिस्मिक क्वाशरकोर होगा। अगर उसको सूजन देखने को मिल रही है और 60% से कम उसका अगर वजन है, तो वो पेशेंट कैसा होगा, मैरिस्मिक क्वाशरकोर होगा, क्लियर है। अगर उसको एडिमा नहीं है तो वो कैसा होगा, मैरिस्मस होगा। एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एटियोलॉजीज की, क्या क्या इनके ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपको जो है मलन्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या है, फेलियर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, यानी कि माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने में असमर्थ है या किसी भी कंडीशन के कारण, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये कंडीशन एराइज हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, लो इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड फैट, जो आप आहार ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उसमें प्रोटीन और जो फैट है वो आप नहीं ले रहे हैं, ठीक, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। एनी इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण के कारण हो सकता है, ठीक है। लार्ज फैमिली साइज, अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपका फैमिली बहुत बड़ी है तो जो आपको आहार मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है, तो गरीबी भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण आपको जो है मलन्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी मतलब क्या, अशिक्षा, यानी कि जो चीज़ हम खाना खाते हैं या जो हम आहार लेते हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरीके से ज्ञान ना होना, ठीक है, नॉलेज नहीं है कि हमें कितना क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से मतलब है कि कोई भी जो बच्चा है कोई खा रहा है तो खाने दो उसको, मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है, उस पर ध्यान ना देना कि बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है। अगला क्या है, इम्प्रॉपर वेनिंग। इम्प्रॉपर वेनिंग का मतलब है कि बच्चे को जो है पूर्ण रूप से जो है हम लोग उसको आहार नहीं दे रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक, जैसे आपका दलिया हो जाता है, ठीक है, आपका दाल का पानी है, ठीक है, तो ये बच्चे को हम नहीं सही से प्रॉपर तरीके से जो है उसको नहीं खिला रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे कॉज हो सकती है। अगला क्या है, फॉल्टी फीडिंग। फॉल्टी फीडिंग से मतलब क्या है, बच्चे जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है, तो वो उस तरीक़ों को नहीं जानती कि बच्चे को किस तरह दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, तो अगर माँ को ये कंडीशन, माँ को अगर ये चीज़ नहीं मालूम होगी कि बच्चे को किस तरह दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी चाहिए, तो ये कंडीशन भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या, टोटल एबरेशन ऑफ फ्रॉम फूड, ठीक है, यानी कि भोजन से घृणा, ठीक, तो ये कंडीशन जो है आपको यहाँ पे कुछ ऐसे एटियोलॉजीज हैं जिनके कारण जो है आपको प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन के टाइप्स की, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा,
सबसे पहला हमारा है क्वाशिरकोर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मैरस्मस है, और तीसरा जो हमारा होता है मैरस्मिक क्वाशिरकोर होता है, क्लियर है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा, क्वाशिरकोर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। याद रखिएगा जो क्वाशिरकोर बीमारी होती है, जो डिजीज़ होती है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है, क्लियर है। वहीं अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो ड्यू टू ए डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन प्लस कैलोरी, यानी कि कह रहा है कि जो मैरस्मस डिजीज़ होती है ये प्रोटीन और कैलोरी, ठीक है, दोनों की ही कमी के कारण होती है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने साइन एंड सिम्टम्स मैं जो आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पे जो हम लोग एक डिफरेंस लेके चलेंगे दोनों बीमारी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप डिफरेंस भी आराम से कर लेंगे क्वाशिरकोर और मैरस्मस के बीच में, और उनके साइन एंड सिम्टम्स भी आप आसानी से लिख सकेंगे, क्लियर है। एक पंथ दो काज, ठीक है, मुहावरा तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, क्वाशिरकोर और मैरस्मस में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months to 3 years ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। कह रहा है कि जो क्वाशिरकोर जो बीमारी होती है, याद रखिएगा 6 महीने से 3 साल के बच्चों को देखने को मिलती है। वहीं अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो जो मैरस्मस डिजीज़ होती है वो 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे कम, ठीक है। तो उनमें जो है आपको ये मैरस्मस देखने को मिलेगा, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व। क्वाशिरकोर में जो सबक्यूटेनियस जो हमारी लेयर होती है उसके नीचे जो फैट होता है वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, प्रिजर्व रहता है, क्लियर है। यहाँ पे मैरस्मस में क्या होगा, जो फैट होगा वो प्रिजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम क्वाशिरकोर में, तो इडिमा इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इडिमा देखने को मिलेगी, जबकि वहीं अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार के जो है आपको इडिमा देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी ध्यान से देखिए, आपका ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्वाशिरकोर में आपको इडिमा देखने को मिला, जबकि जो मैरस्मस है वहाँ पे कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो है आपको इडिमा देखने को नहीं मिल रही है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इनलार्ज फैटी लीवर। क्वाशिरकोर में जो है आपका जो लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, हिपेटोमेगेली हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो नो फैटी लीवर, यहाँ पे जो है हमारा जो लीवर है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पे जो रिब्स हैं, ठीक है, जो आपकी पसलियाँ होती हैं वो आपको खूब अच्छी तरह देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, वेरी नॉट अ प्रोमिनेंट, ठीक, आपको उभरी हुई नज़र नहीं आएंगी। जबकि अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो वेरी प्रोमिनेंट, यहाँ आपको पसलियाँ साफ साफ नज़र आएंगी, आप साफ साफ उसको गिन सकते हैं, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, क्वाशिरकोर में लेथार्जिक। ये क्वाशिरकोर में जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, ठीक है, सुस्त होते हैं। वहीं अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो ये बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं, एकदम अलर्ट होते हैं। दूसरी बात है इरिटेबल होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा मैरस्मस में, क्या सॉरी क्वाशिरकोर में क्या है, मसल वेस्टिंग माइल्ड। यहाँ पे जो मसल्स की जो छीणता होती है, छीणता का मतलब क्या है, मसल्स का कमजोरी होना, कमज़ोर होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको माइल्ड देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मसल्स की जो वेस्टिंग होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, सीवियर कंडीशन में होती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वाशिरकोर में पुअर एपेटाइट, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चे को भूख कम लगेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैरस्मस की तो वोरेसियस फीडर। वोरेसियस फीडर का मतलब क्या होता है, पेटू, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चा बहुत खाता है खाना, ठीक। अगला क्या हमारा अंतर है क्वाशिरकोर में, मून फेस। यहाँ पे जो आपको फेस है वो कैसे देखने को मिलता है, एकदम मून के आकार के, चंद्रमा के आकार का फेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं तो सीमियन फेस देखने को मिलता है। सीमियन फेस क्या होता है, मंकी लाइक, ठीक है, बंदर के जैसा जो चेहरा होता है उसको हम सीमियन फेस कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि क्वाशिरकोर और मैरस्मस में दोनों के बीच में क्या समानता होती है, क्या आपको कॉमन पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रिक आपको याद रखना है, हेयर फॉल होने पर क्या होता है, दर्द होता है, क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। जब बाल टूटते हैं तो क्या होता है, हमारे दर्द होता है हमारे सिर में, ठीक। तो आपको याद रखना है हेयर फॉल। सबसे पहला हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन पॉइंट हेयर फॉल है, ठीक है। यानी कि क्वाशिरकोर और मैरस्मस दोनों के में ही जो है आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। डी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है, यानी कि खून की कमी हो जाएगा। आर फॉर क्या है, रिटार्डेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों ही जो है यहाँ पे आपको रिटार्डेड देखने को मिलेंगे, ठीक है, ना के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। डी फॉर क्या हो जाएगा, डायरिया, ठीक, व्यक्ति में क्या होगा, पेशेंट में क्या होगा, डायरिया भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको कॉमन पॉइंट हैं, ठीक है, दोनों ही यानी कि क्वाशिरकोर और मैरस्मस की कंडीशन में।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की कि अगर इसका प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्या आपको आगे चल के जो है जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, हाइपोग्लिसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लिसीमिया का मतलब क्या होता है, जब ब्लड में शुगर का लेवल जो है नॉर्मल से कम हो जाए। ठीक, हाइपोथर्मिया यानी कि नॉर्मल से बॉडी टेम्परेचर कम हो। अगला क्या हमारा हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है, ने। ठीक है, ने से मतलब क्या होता है, सोडियम, यानी कि यहाँ पे ब्लड में जो सोडियम का लेवल होता है वो कैसा होता है, कम होता है। अगला क्या हमारा हार्ट फेलियर। ठीक है, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शंस। ठीक है, हार्ट फेलियर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्लियर, डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो है फ्लूइड की कमी होना। ठीक, इन्फेक्शन, बार बार संक्रमण भी हो सकता है आपको। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल पॉइंट की बात कर लेते हैं जो आपकी ब्रेन को इन्हेंस करेगा, आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम आयन इन ब्लड। अगर हम ब्लड में सोडियम आयन की नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये वैल्यू कितनी होती है, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करते हैं पोटेशियम आयन की नॉर्मल ब्लड में कितनी वैल्यू होती है, तो 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक, बात करते हैं हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। तो सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, तो याद रखिएगा 80 to 120 mg/dl। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायग्नोसिस के। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हम टेक्निक्स के द्वारा जो है कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ व्यक्ति को जो है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन है। क्लियर है। तो सबसे पहले कि हमारा डाइटरी हिस्ट्री को देखकर हम कंफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक, ग्रोथ का मेजरमेंट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा BMI मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ब्लड टेस्ट को भी देख कर सकते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन भी करके कंफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन का एग्जामिनेशन भी करके। ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया आपका। ठीक है, HIV टेस्ट करके। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके द्वारा जो हम लोग PEM का कंफर्मेशन दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डाइटरी मैनेजमेंट की। ठीक है, किस प्रकार जो है जो PEM से ग्रसित बच्चे होते हैं उनको हम किस प्रकार का आहार दे सकते हैं। तो याद रखिएगा 4 to 5 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट के प्रत्येक पर kg यानी कि 1 किलोग्राम के हिसाब से हम कितना उसको प्रोटीन देंगे। तो याद रखिएगा आपका 4 से 5 ग्राम जो है प्रोटीन देना चाहिए प्रति kg वेट के आधार पर। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार व्यक्ति को कितना कैलोरी देना चाहिए, कितनी एनर्जी देनी चाहिए। तो याद रखिएगा 200 किलो कैलोरी जो उसको एनर्जी देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है ब्रेस्ट मिल्क करवाना चाहिए उसको, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लिक्विड फीड्स ऑफ स्किम्ड मिल्क, ऑयल शुगर, सॉफ्ट सीरियल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सॉफ्ट राइप फ्रूट्स, कुक्ड वेजिटेबल्स। और किस प्रकार का हमें भोजन देना चाहिए, लिक्विड फीड्स ऑफ स्किन मिल्क। ठीक है, स्किन मिल्क का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम गुनगुना दूध जो होता है स्किन मिल्क कहलाता है। ठीक है, ऑयल है, शुगर है, सॉफ्ट सीरियल्स ग्रेन्यूल्स है जिसको हम दलिया कहते हैं। ठीक है, दलिया भी बच्चे को देना चाहिए। सॉफ्ट राइप फ्रूट्स हैं, पके हुए जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो देना चाहिए। कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, पकी हुई सब्जियां देनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स। ठीक है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सप्लीमेंट के तौर पर उसको देना चाहिए जिससे कि जो है एनीमिया और जीरोफैथीमिया जैसी बीमारी को रोका जा सके। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की, किस प्रकार जो हम लोग मेडिकल के द्वारा इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रिवेंट हाइपोग्लिसीमिया, हमें जो है हाइपोग्लिसीमिया को रोकना है। ठीक है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को रोकना है। प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। ठीक है, जो बॉडी का नॉर्मल वैल्यू से जो बॉडी का टेम्परेचर कम था उसको हमें रोकना है। ठीक है, प्रिवेंट इन्फेक्शन जो बार बार संक्रमण हो रहे हैं उसको रोकना है। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसके कारण क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया। जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित होते हैं। तो उनको हमें करेक्ट करना है। क्लियर है। करेक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज। ठीक है, यानी कि जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट के कारण डिफिशिएंसीज कॉज हो रही हैं, कमी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे हमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बच्चे को देना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग
क्वासरकोर की पैथोफिजियोलॉजी की। यहाँ पे देखिए पैथोफिजियोलॉजी जो है हम लोग दोनों अलग अलग समझाएंगे, क्वासरकोर का अलग से समझाएंगे और मैरस्मस का अलग से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वासरकोर का। एडिक्वेट कैलोरी इनटेक बट लो प्रोटीन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है हमारा वो कैलोरी तो पर्याप्त मात्रा में ले रहा है, लेकिन जो प्रोटीन है वो कम मात्रा में ले रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, याद रखिएगा, इस कंडीशन में आपको जो इंसुलिन का लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, याद रखिएगा, जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, टिश्यू में होने वाला जो कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उसका ब्रेकडाउन होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो क्या है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, रुक जाएगा एकदम। जब रुक जाएगा तो आपको सीधी बात हम जानते हैं, अच्छी बात कि अच्छी तरह से जानते हैं कि जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म तो बिल्कुल रुक गया है। जब कैटाबॉलिज्म रुक गया तो अमीनो एसिड भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट फॉर्म। यहाँ पे जो आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं वो नहीं बनेंगे। अच्छा, जब अमीनो एसिड नहीं बनेंगे तो याद रखिएगा आपकी एल्ब्यूमिन और बीटा लिपोप्रोटीन भी नहीं बनेगी। ठीक है, एल्ब्यूमिन और बीटा लिपोप्रोटीन क्या, ये दोनों ही जो है प्रोटीन होती हैं, ये भी नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, याद रखिएगा, इस केस में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, याद रखिएगा, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये हमारी क्या है, फिगर में ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वाटर भी होता है। ठीक है, जब वाटर होता है तो क्या होता है कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर जो है ब्लड वेसल्स की दीवार पर क्या एक फोर्स लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है उसका लीक आउट हो जाएगा। ठीक है, लीकेज हो जाएगा। कहाँ पे लीकेज हो जाएगा, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, लिखा भी है फ्लूइड लीकेज फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो लीक करके कहाँ पहुँचेगा, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुँचेगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कैसे हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा है। और जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, याद रखिएगा, इडीमा और जो है आपको देखने को मिलेगा, और जो लीवर है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इनलार्ज हो जाएगा, फैटी लीवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इडेमा या इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक, किसी पर्टिकुलर स्थान पर, तो तभी तो कंडीशन इडेमा या इन्फ्लामेशन कॉज होती है ना। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है। जब एकत्रीकरण होगा तो आपको स्वाभाविक बात है यहाँ पे इडेमा देखने को मिलेगा। क्लियर है। इडेमा का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी इडेमा हो जाएगी। यहाँ पे लीवर भी आपको जो है सूजन, आपका क्या नाम, लीवर में भी जो है सूजन देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मैरस्मस की पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप दो प्रकार से उसकी पैथोफिजियोलॉजी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे हमारा पहला कॉमन पॉइंट रहेगा इनसफिशिएंट एनर्जी इनटेक। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति होगा, जो हमारा बच्चे होंगे, वो क्या कर रहे हैं, आहार से प्रॉपर तरीके से एनर्जी को इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी जो है अपने आहार में नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के ब्लड में आपको इंसुलिन, थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, इनका जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की वो कैसे हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। क्लियर है, रिड्यूस्ड हो जाएगी। और आपको क्या देखने को मिलेगा, मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगा। मसल वेस्टिंग से मतलब क्या होता है, मसल लॉस। ठीक है, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पेशीय क्षीणता। ठीक, यानी कि जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे कैसे होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। ठीक है, लॉस होने लगता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी मैरस्मस कहलाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको साइन एंड सिम्टम्स में भी बताया था। क्लियर है। तो एक तो हमारी ऐसे हो गया पॉइंट। ठीक है, ऐसे जो है आप मैरस्मस को कॉज कर सकते हैं। अब दूसरे तरीका क्या है मैरस्मस को कॉज करने का, तो वो भी देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मीट दिस एनर्जी नीड द बॉडी बिगिंस टू ब्रेक डाउन, ठीक है, इट्स ऑन टिश्यू इंक्लूडिंग मसल एंड फैट। ठीक, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भोजन से हम लोग एनर्जी तो ले नहीं रहे बिल्कुल भी, ठीक है, मिल नहीं पा रही हमारे आहार से, डाइट से हम जो है प्रॉपर तरीके से एनर्जी को इनटेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है इस कंडीशन में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही जो है एनर्जी कुछ स्टोर रहती है।
क्लियर। सब अच्छी तरह जानते हैं हम लोग कि एनर्जी जो है ये स्टोर रहती है, ठीक। अब होता क्या है कि जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, जो टिश्यूज़ होती है, वो इन एनर्जी का क्या करने लगती है, उपभोग करने लगती है, उसको यूज़ करने लगती है। तो क्या होता है विद द रिजल्ट ऑफ दिस, धीरे धीरे आपको जो है एनर्जी, जो हमारे जो शरीर का वेट है वो कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे लॉस होने लगेगा, हमारी बॉडी का वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक, कम होने लगेगा। और क्या आपको देखने को मिलेगा, मसल्स वेस्टिंग मिलेगा देखने को, ठीक। मसल वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, पेशियाँ छींटता है, यानी कि यहाँ पे जो मसल्स है वो धीरे धीरे बॉडी की लॉस होने लगेगी, ठीक। रिड्यूस्ड BMR एंड एक्सरबेट्स द एनर्जी डेफिसिट, कह रहा है कि जो BMR होती है, ठीक, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जैसे कि हम सिंपली इसको मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस होने से क्या है, जो एनर्जी की जो कमी है, वो एनर्जी जो डिफिशियंट हो रही है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ठीक। जब बढ़ने लगेगी तो क्या कंडीशन कॉज होगी, आपकी मैरिस्मस की कंडीशन कॉज होगी। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं टॉपिक कैसा लगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज या इंक्वायरी हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।